हेलो बेटा। तो इन द लास्ट वीडियो में बेटा जी आप लोगों ने बातें की थी अबाउट द पोलिनेशन, जो हमने अपना खत्म कर दिया था। पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में आप लोगों ने बातें की थी। अब जरा सोचिएगा, अगर रोबिन एक पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफर हो चुका है स्टिग्मा के पास, तो वहां जाके जब वो ग्रो करेगा तो बनाएगा पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमिट जो है वो पहुंचेंगे अप टू द फीमेल गैमिट तक, एग तक पहुंचेंगे और वहां जाके करेगा फर्टिलाइजेशन। और एंजियोस्पर्म में जो टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन है उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, एंड इट इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो क्या होता है, क्या होगा, वो सब बातें करेंगे हम आज आपसे इस लेक्चर के अंदर, जो आपको समझनी है। तो चलिएगा बेटा जी। अब डायग्राम के थ्रू अगर मैं बातें करूं तो मैं ऐसा कहूंगा, सबसे पहले आपने कहा सर ये फीमेल का पार्ट है, जहां पे सर ऐसे ओवरी के अंदर ओव्यूल डेवलप हो रहा है। हम ज़्यादा चीज़ें ऐसे सिंपल सा बना के बातों को समझते हैं। तो ऐसे ओव्यूल कनेक्ट हो रहे हैं। सर सबसे पहले क्या हुआ, ये पोलन ग्रेन था जिसमें ये जर्नेटिव सेल है, ये वेस्टेटिव सेल है। ये है बेटा जी बाहर एग्जाइम। पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन आके बेटा जी यहां पे लैंड हो चुका है। अब डूरिंग द फर्टिलाइजेशन क्या क्या स्टेप होंगे जरा उनको समझना। पहला स्टेप होता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एक्चुअली ये कोई स्टेप का नाम नहीं है, किसी प्रोसेस का नाम है। क्या है बेटा जी, ये एक सम ऑफ द इवेंट का नाम है बेटा जी। ये पोलन ग्रेन ने लैंड कर लिया स्टिग्मा के ऊपर, और जब तक वो मेल गैमीट उसके बेटा जिस फीमेल के गैमीट के साथ फ्यूज ना हो जाए, तो उस दौरान जो भी डिफरेंट टाइप के इवेंट होंगे मैं उन सब इवेंट को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, और वो क्या होगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। जरा वर्ड को समझ के देखो। द पोलन ग्रेन गेट इंटरेक्ट विद द पिस्टल एंड लीड टू फर्टिलाइजेशन, देन ऑल द इवेंट that take place after the landing of the pollen grain on the stigma and up to the fertilization are collectively known as pollen pistil interaction। दोबारा बात कर लेते हैं एक बार। भाई पोलन ग्रेन यहां पे लैंड कर गया, अब इसे करना क्या है, इसे पोलन ट्यूब को बनाना है। पोलन ट्यूब के थ्रू इसके मेल गैमीट पहुंचेंगे यहां तक बेटा जी, माइक्रोपाइल एंड तक जाएंगे, और वहां से एंट्री करके वो फर्टिलाइज करेंगे फीमेल के गैमीट के साथ। ये जो कलेक्टिव इवेंट जो होंगे उन सबको मैं इस कैटेगरी में रखूंगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन क्या बनाता हूं, नाम में देखिएगा पोलन पिस्टल। पोलन बोले तो पोलन ग्रेन, पिस्टल बोले तो फीमेल कार्पल को पिस्टल कहते। तो मैंने कहा द पोलन ग्रेन इंटरेक्ट विद पिस्टल टू लीड द या दैट लीड टू द फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या बोला, ऑल द इवेंट दैट टेक प्लेस आफ्टर द लैंडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल एंड अप टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट आर कलेक्टिवली नोन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब आप ऑक्सिलरी इवेंट में क्या क्या होगा, तो मैं कहूंगा सबसे पहला इवेंट क्या होगा उसको समझते हैं, रिकॉग्नाइजेशन। ये दुनिया में सबके बीच में होता है, जो आपको समझना है। बस मैं यहां पे आपको पहली बार समझा रहा हूं, बट ये सब में होता है। गैमीट ऐसे रेंडमली फ्यूज नहीं करते हैं। अब एक बात को सोच के देखो, हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है,
हवा के थ्रू पोलिनेशन हो रहा है। भाई आम के पेड़ का पोलन ग्रेन अंगूर के पेड़ की स्टिग्मा पे जाके गिर गया, तो क्या लगता है, क्या पोलन ग्रेन वहां जाके उसके साथ गैमेट फ्यूज करवा लेगा? नहीं करवा पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है? द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल रिकॉग्नाइज वेदर द पोलन ग्रेन इज ऑफ द करेक्ट टाइप और नॉट। राइट है या रॉन्ग है, मतलब वो मेरे से फर्टिलाइज होने के लायक है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने का पहला काम होगा स्टिग्मा का। अब आप कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा देयर आर द सम स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट ऑन द एग्जाइम एंड उन मॉलिक्यूल के रिसेप्टर्स बैठे हुए हैं इस स्टिग्मा के ऊपर, जिनकी बेटा जी मैचिंग होगी, और वो मैचिंग जब होगी तभी ये पोलन ग्रेन यहां पे पोलन ट्यूब को बना पाएगा। दोबारा वर्ड को सुनना, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, देखिएगा मैं लिखता हूं, स्टिग्मा ऑफ पिस्टल recognize pollen is of right type or wrong type। कैसे? द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट ये होगा, अगला पॉइंट पे आते हैं। स्पेसिफिक molecule present on enzyme get bind over the receptor present over the stigma। अब ये बाइंडिंग के लिए स्पेसिफिक चीजें डिपेंड है, मतलब जैसा यहां पे मॉलिक्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग स्टिग्मा के ऊपर रिसेप्टर होता है, और अगर वो बॉन्डिंग नहीं हो पाई, वो मैचिंग नहीं हो पाई, तो कभी भी ये स्टिग्मा अलाउ ही नहीं करेगा कि पोलन ट्यूब बना सके। ये स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन का। तो मैं कहूंगा तीसरी बात में यहां पे स्टिग्मा अलाउ राइट टाइप पोलन grain to form पोलन ट्यूब। राइट टाइप वाले को अलाउ करेगा कि भाई आप फर्टिलाइज करके पोलन ट्यूब बनाओ या ग्रो करके आप पोलन ट्यूब बनाओ और आप जाके फर्टिलाइज हो जाए, वो सिर्फ राइट टाइप वाले को अलाउ करेगा, रॉन्ग टाइप वाले को अलाउ नहीं करेगा। अब दिमाग में आएगा पॉइंट, सर राइट टाइप वाले को कैसे अलाउ करेगा, कैसे नहीं अलाउ करेगा, इससे क्या होगा, वो हम अगले स्टेप में समझेंगे। ये पहला स्टेप था। अब आता है सेकंड स्टेप, इनिशिएशन ऑफ, या मैं सिंपल सा वर्ड बोलूं, इनिशिएशन नहीं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ये अच्छा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर यहां पे मैचिंग होती है और मैचिंग में ये पाया जाता है कि पोलन ग्रेन सही टाइप का है, तो अब ये स्टिग्मा यहां पे रिलीज करेगी बोरोन, कैल्शियम, इनोसिटोल सुगर। ये सब के सब बेटा जी सॉल्वेंट है, ये सब के सब मेरी गुड़िया सॉल्वेंट है, और इन सॉल्वेंट को अगर बेटा जी पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक। और अब ये स्टिग्मा यहां पे वाटर भी रिलीज करेगी, और अगर ये वाटर भी बेटा जी यहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा इस पोलन ग्रेन के द्वारा, तो ये पोलन ग्रेन बेटा जी यहां पे हो जाएगा स्वेलअप, हो जाएगा बेटा जी स्वेलअप। और अगर ये पोलन ग्रेन यहां पे स्वेलअप हो जाएगा तो ये फूलेगा, फूलेगा तो क्या होगा, बाहर तो बेटा जी एग्जाइन है जो इसे फूलने नहीं देगी, तो ये इंटाइन जो है बेटा जी इस तरह से, पहले तो आप छोटा सा स्ट्रक्चर समझो, इस तरह से ग्रो करना शुरू करेगा।
तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। अब आपने कहा सर ऐसे लगातार यहाँ पे केमिकल निकलते जाएंगे और ये धीरे धीरे यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालेगा, इस तरह से स्टिग्मा को क्रॉस करेगा और ये इस तरह से स्टाइल के अंदर बेटा जी पोलन ट्यूब बनना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। कैसे बना पोलन ट्यूब वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, दोबारा एक बार रिपीट करते ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। दोबारा सुनिएगा। सबसे पहला काम होता है बेटा जी रिकॉग्नाइजेशन का, मतलब जैसे ही ये पोलन ग्रेन लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिग्मा है ये रिकॉग्नाइज करेगा वेदर ये पोलन सही है या गलत है, मतलब ये मेरी स्पीसीज का ही है या किसी और का आके गिर गया, उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पहले। तो रिकॉग्नाइजेशन जो होगा वो कैरिड आउट हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे कैसे, वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, उनका वहां पे मैचिंग होना होगा, जिसके बेसिस पे तय होगा, ये डिसाइड होगा। फिर जैसे वो ये पाता है कि यस ये सही टाइप का है, तो वो वहां पे रिलीज करता है बोरोन को, रिलीज करता है कैल्शियम को, रिलीज करता है इनोसिटोल सुगर को। और ये सब चीजें अगर पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेगा तो पोलन ग्रेन बेटा जी हाइपरटोनिक हो जाएगा। और पोलन ग्रेन अगर हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वो हाइपोटोनिक से पानी को खींचेगा, तो मैं कहूंगा स्टिग्मा साथ में वाटर भी रिलीज करेगा, और वाटर रिलीज करेगा मैं कहूंगा अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा, तो बेटा पोलन ग्रेन अपने आप को स्वेल अप करेगा, फूलेगा। पर बाहर तो एक्साइन बैठी हुई है जो टूट नहीं पाती, जो कि टफ मॉलिक्यूल से बना है। तो क्या होगा बेटा जी, ये जो एक जर्म पोर था, एक ऐसी जगह थी जहां पे एक्साइन एब्सेंट था, वहां से ये इंटाइन बेटा जी बाहर निकलना शुरू करेगा और वहां से बेटा जी फॉर्मेशन हो जाएगी पोलन ट्यूब की। फिर वो जैसे ही स्टिग्मा के टिप के पास पहुंचा, उसने बेटा जी यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकाले, पेक्टिनेज, अमाइलेज, ये सेलुलोज एंजाइम निकाले, और उसने क्या किया बेटा जी यहाँ पे इसको बेटा जी तोड़ा इसकी मेम्ब्रेन को, वो उसके अंदर एंटर करेगा। इस तरह से पोलन ट्यूब की ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है थ्रू दी स्टाइल। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई थ्रू दी स्टाइल। अब जरा वर्ड को समझिएगा, यहाँ पे जो जर्नेटिव सेल है उसने डिवाइड किया, और डिवाइड करके उसने बेटा जी बना दिए 2 मेल गैमीट, और दोनों मेल गैमीट यहाँ पे कैसे हैं बेटा जी, नॉन मोटाइल है। जर्नेटिव सेल ने यहाँ पे डिवाइड करके बेटा जी बनाए मेल गैमीट, और आपने कहा कि इस तरह से ये 2 मेल गैमीट बन के तैयार हो गए। ये सब काम पोलन ट्यूब के अंदर चल रहा है। अगर वो 2 सेल के स्टेज में था, अगर वो 2 सेल के स्टेज में था तो भैया जी ये यहां आके उसके पोलन ट्यूब बना रहा। अगर वो ऑलरेडी 3 सेल के स्टेज में था तो भैया जी ऑलरेडी उसके पास पोलन ट्यूब थे, जो भैया जी मेल गैमीट थे, जो बन के उसके बेटा जी तैयार हो गए। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। सर इसके साथ बैटरी में प्रॉब्लम आई है, एक बार देखना सही है, ओके। हाँ जी बेटा, अब आगे क्या होता है उस जरा डायग्राम के थ्रू समझते हैं बात को आगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अभी तक आपने बेटा जिम्नोस्पर्म में कहा था 2 मेल गैमीट में से एक ही मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है, बाकी हर चीज डिजनरेट हो जाती है। यहां पे ऐसा काम नहीं होने वाला, जरा डायग्राम का खेल समझना बेटा जी। यहाँ माइक्रोपाइल एंड से बेटा जी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी, और आपने कहा सर एम्ब्रियो सैक में ये जो 3 सेल हैं वो तो है एंटीपोडल। ये मैं एक आपके लिए ओव्यूल का ही डायग्राम बना देता हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में कंफ्यूज ना हो। ये बेटा जी आपने इस तरह का डायग्राम बनाया था। ये बेटा जी एंटीपोडल सेल है। ये आपने ऐसे डायग्राम बनाया था बेटा जी। आपने कहा था सर ये सेंटर में इस तरह से सेंट्रल सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये सब बातें पड़ी थी। अब जरा देखिएगा, ये पोलन ट्यूब है जो आई यहाँ से, इस पोलन ट्यूब के टिप पे बेटा जी बैठे हैं ये 2 मेल गैमीट।
पारस बेटा, जैसे ये पोलन ट्यूब कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, टकराएगी किससे बेटा? सिनर्जिड सेल से। उस कोलिजन की वजह से, उस टकराव की वजह से ये दोनों सिनर्जिड सेल डीजनरेट होगी। यहां पे कोलिजन होगा, यहां पे टकराव होगा, यहां पे चीजें टकराएगी। कौन सी बेटा? पोलन ट्यूब आके टकराएगी किससे? यहां पे सिनर्जिड सेल से, और बेटा ये सेल डीजनरेट होंगी। उसके बाद क्या होगा? ये जो भी कंटेंट इस पोलन ट्यूब के यहां पे गिर जाएगा। वन ऑफ द मेल गैमीट गेट फ्यूज विद एग सेल। आपने कहा सर मेल गैमीट भी हैप्लॉइड है और एग सेल भी हैप्लॉइड है, और दोनों अगर फ्यूज हो गए तो सर फॉर्मेशन होगी जाइगोट की, और जाइगोट है सर डिप्लॉइड। पर आपने कहा सर एक मेल गैमीट और भी है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी, दूसरा मेल गैमीट बेटा जी फ्यूज होगा इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, कहूंगे सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज होगा। जरा समझो, मेल गैमीट कैसा है सर? हैप्लॉइड है। सेंट्रल सेल में क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस है बेटा जी, तो मैं कहूंगा यहां पे हैप्लॉइड, हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस है बेटा जी, और ये फ्यूज हुआ तो यहां पे बना एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म यहां पे जो होगा वो होगा ट्रिप्लॉइड। तो मेरा पॉइंट है, वन ऑफ द मेल गैमेट गेट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट, एंड जाइगोट गिव राइज टू द एम्ब्रियो। Zygote give rise to the embryo, and another male gamete fuse with the central cell. Another male gamete fuse with the central cell to form the endosperm, और मैं अच्छा नाम बोलता हूं, to form the primary endosperm cell. To form primary endosperm cell. That is, ये सेल कैसी होगी? ट्रिप्लॉइड होगी। क्वेश्चन को समझो बेटा जी, एन मेल गैमीट था, इस सेंट्रल सेल में दो बेटा जी ऑलरेडी हैप्लॉइड न्यूक्लियस बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगा हैप्लॉइड हैप्लॉइड कितने हो गए बेटा? ट्रिप्लॉइड हो गए। तो याद रखना, यहां पे एक और वर्ड आता है ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे बेटा जी एक और वर्ड आता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या है ये वर्ड? फ्यूजन ऑफ द थ्री हैप्लॉइड सेल टू फॉर्म द triploid primary endosperm cell. Fusion of three haploid nuclei to form triploid primary endosperm nuclei to form the primary endosperm nuclei। ये जो फ्यूजन हो रहा है उस फ्यूजन का नाम है बेटा जी यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। अब जरा एक वर्ड को समझिएगा, एक ही पोलन ग्रेन है और एक ही ओव्यूल है। एक पोलन ग्रेन के दो मेल गैमीट एक ही एम्ब्रियो सेक की दो सेल के साथ में फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ऐसा जो फर्टिलाइजेशन है वो कहलाएगा बेटा जी डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। पॉइंट आता है सर, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। मैं कहूंगा बेटा जी टू मेल गैमीट ऑफ ए पोलन ग्रेन get fertilized or get fused with
two different cell of embryo sac to form zygote and प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। एक ही पोलन ग्रेन की दो मेल गैमीट फ्यूज हो रहे हैं एक ही ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक की दो सेल के साथ में, ऐसा जो फर्टिलाइजेशन है वो है बच्चा यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज द यूनिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा आपके में, सर यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस क्या है? तो कब सिग्निफिकेंस की बात को समझिएगा। आपने कहा सर जाइगोट डेवलप होके बनाएगा एम्ब्रियो, पर जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? खाना कहां से मिलेगा? कोई तो होगा जो उसे खाना भी देगा, कोई तो होगा जो उसे न्यूट्रिशन भी देगा। वो न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा उसे बेटा जी? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये बेटा जी फ्यूज होके डेवलप होके बनाएगा बेटा जी यहां पे एंडोस्पर्म। और एज यू ऑल नो एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव इन नेचर। एंडोस्पर्म कैसा है बेटा जी यहां पे? न्यूट्रिटिव इन द नेचर, और इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन to the developing embryo. Provide nutrition to the developing embryo. ये है सारी कहानी बेटा। अब सोचो अगर यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन ना होता तो इस जाइगोट को जब एम्ब्रियो बनाना है तो इसे खाना कहां से मिलता, इसे न्यूट्रिशन कहां से मिलता? वो न्यूट्रिशन देने वाला कोई तो होना चाहिए ना। वो न्यूट्रिशन देने वाला कौन है बेटा जी यहाँ पे? एंडोस्पर्म, जो किससे डेवलप होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से डेवलप होगा। आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन था, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपने एंडोस्पर्म पढ़ा था जिम्नोस्पर्म में, उसकी प्लोइडी क्या थी? वो तो फीमेल गैमेटोफाइट था बेटा, वो तो हैप्लोइड था। बट यहां भी एंडोस्पर्म बना, ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, और ये एंडोस्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बनता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन। तो पेपर में अगर कोई आपसे पूछे हाउ द एंडोस्पर्म, मैंने दिया भी है ऐसा क्वेश्चन आपको यहां पे, हाउ द एंडोस्पर्म of gymnosperm differ from endosperm of angiosperm। तो आप डिफरेंस समझ के देखिएगा। इट फॉर्म बिफोर fertilization, it form after fertilization। दोनों में पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, it is haploid, it is haploid, और ये ट्रिप्लॉइड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पेपर में दिया था, बट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कहा जाए, देखो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बेटा जी कमिंग टेस्ट में, कि यहां पे कह दिया कि एक रूट है जिम्नोस्पर्म की, या फिर एक रूट है एंजियोस्पर्म की, और इस रूट में क्रोमोसोम नंबर है 12। Then what is the number of chromosome
in the endosperm, zygote एक्सेल एंड मेल गैमीट। इनमें आपको बेटा जी क्रोमोसोम का नंबर पता लगाना है। क्वेश्चन की बड़ी गंभीरता से समझो, यहां पे क्वेश्चन में क्या चीज दी गई है आपने और क्या आपको पूछना है। उसने कहा है रूट के अंदर 12 क्रोमोसोम। यहां दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए, रूट जिम्नोस्पर्म की हो या रूट एंजियोस्पर्म की हो, रूट इज द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। रूट किस बॉडी का पार्ट है? स्पोरोफाइट का पार्ट। और स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। चिंकी ये बात भूलनी नहीं है आपको, स्पोरोफाइट हमेशा डिप्लॉयड होता है। रूट स्पोरोफाइट पे डेवलप होती है, उनकी मेन प्लांट बॉडी यहां पे स्पोरोफाइट है। तो इसका मतलब 2n = 12 है, तो n की वैल्यू आ गई बेटा जी 12/2 = 6। ये मैंने n की वैल्यू निकाल ली, 6 आ गई। कैसे निकाली समझ में आई बात आपको यहां पे कि भाई रूट के पास 12 क्रोमोसोम है और भाई रूट तो डिप्लॉयड है, मतलब 2n की वैल्यू कितनी है यहां पे 12 है, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा जी यहां पे 6 है। ठीक है, ये निकाल लिया आपने। अब आप देखिएगा जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। जिम्नो में तो मैं कहूंगा वो n होता है, तो उसमें 6 क्रोमोसोम है। बट एंडोस्पर्म जो एंजियोमियो होता है वो तो ट्रिप्लॉइड होता है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वो होगा बेटा जी 18 क्रोमोसोम। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, तो उसमें कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे, 12 ही रहेंगे। सर एग हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो उसमें 6 ही रहेंगे, उसमें 6 ही रहेंगे। मेल गैमीट सर हमेशा हैप्लॉइड ही रहता है, उसमें भी 6 ही रहेंगे, 6 ही रहेंगे। दोनों में 6 रहेंगे। बट यहां देखो नंबर चेंज हो रहा है, जो आपको समझना है। और ये देखना उसने गिवन क्या दिया है। उसने डायरेक्टली आपको अगर हैप्लॉइड का नंबर दे रखा है, डायरेक्टली उसने n की वैल्यू दे रखी है, तो आपको n के हिसाब से काम करना है। उसने दिया क्या है वो आपको पता लगाना है। उसने n दिया और फिर वो कहते हैं रूट में कितने हैं, तो भैया जी रूट में तो 2n होगा, तो आपको n को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने टेस्ट में दिया भी था और ऐसे पेपर में आएंगे बेटा जी, आपको उसे समझना है बेटा जी। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आपके पेपर में जो आपको कैलकुलेट करना है। होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन बेटा जी आप लोगों से। डाउट आए तो लाइव क्लास में आपको मुझे पूछना है। ये सब बातें आपका टॉपिक अब खत्म होने के कगार पे आ गया है। अब हमारे पास जो लाइव क्लासेस होंगे उसमें हम डाउट ही लेंगे आप लोगों के कि भाई ये डाउट ही अपने चलेंगे। ये हमारा फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब एक छोटी सी बात को और समझना, प्राइमरी जो एंडोस्पर्म की सेल है ये डेवलप होके बनाती है बेटा जी एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म जब बनते हैं तो 2 तरीके से बनते हैं मेनली। पहला एंडोस्पर्म का टाइप बोलते हैं बेटा जी, मैं कहूंगा रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस। रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस, बार बार कैरियो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस डिवाइड होता जा रहा है, तो क्या होगा पारस यहां पे आप कहोगे सर यहां पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन पाएगी। सर ऐसे अगर रिपीटेड होता रहेगा तो सर सेल का साइज भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ द न्यूक्लियस भी सेल में बढ़ते जा रहे हैं सर, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे न्यूक्लियस बढ़ गए, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई, कोनोसाइटिक कंडीशन हो गई। अब आपने कहा सर यहां पे फिर 2 बातें होती हैं, या तो मैं कहूंगा इनकम्प्लीट साइटोकाइनेसिस या फिर होगा कंप्लीट साइटोकाइनेसिस। तो देखिएगा जरा सर, पेरीफेरी के ऊपर जो न्यूक्लियस है वहां पे बन गई सेल,
बट सर जो सेंटर का पार्ट है वहां पे जो न्यूक्लियस वगैरह पड़े हैं वो वैसे के वैसे पड़े हैं, तो सर इस तरह से काम हुआ। या फिर सर यहां पे कंप्लीट साइटोकाइनेसिस हो गया और पूरा का पूरा के आसपास बेटा जी ऐसे सेल ही सेल बन गई न्यूक्लियस के आसपास। दीपिका दीप गुड़िया ऐसे सेल ही सेल बन गई, कंप्लीट साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और ऐसे मास ऑफ द सेल बन गई। मोस्ट कॉमन टाइप का ये एंडोस्पर्म बनने का तरीका। एग्जांपल समझिएगा, आप कोकोनट खाते हो, आप नारियल खाते हो, नारियल खाया होगा ना आप लोगों ने, तो नारियल का जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो वो ये है बेटा जी सेलुलर एंडोस्पर्म। और जो आप नारियल का पानी पीते हो वो बेटा जी है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है नारियल। जो व्हाइट कर्नल, जो व्हाइट पार्ट खाते हो, जो ग्रेवी खाते हो व्हाइट, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म और उसके बीच में पानी भरा हुआ है, वो पानी क्या है बेटा जी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। आपके गेहूं में बाजरे में पानी नहीं भरा हुआ है, वहां पे सिर्फ सेल ही सेल है। तो मैं कहूंगा ये है बेटा जी आपका, आप कह सकते हो वीट, राइस, मस्टर्ड, जो भी आपकी क्रॉप, उन सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा जी इस तरह का सेल्स का ही बना हुआ है। मैं कहूंगा ये है सेलुलर एंडोस्पर्म। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म इन द नेचर, वो ये बनने के तरीके के ऊपर हमने नाम रखा बेटा जी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। पारस इसका नाम हमने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्यों रखा? क्योंकि पहले न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है, रिपीटेड इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है। इसमें पहले न्यूक्लियस अपने आप को बार बार डिवाइड करता है और एक मास ऑफ द न्यूक्लियस बना रहा है, या मैं कहूंगा एक रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होता है। और फर्स्ट डिवीजन जो है वो कैरियो हो रहा है, साइटो नहीं हो रहा है पहले। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे इसका हमने नाम रखा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बट दुनिया में धतूरे की अगर हम बात करें, पिटूनिया की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर ऐसे नहीं, अलग तरीके से एंडोस्पर्म बनता है। वो ऐसे कैसे बनता है? पीसी सेल में क्या होता है बेटा जी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। आंसर है आपके सामने कि सर पहले एक न्यूक्लियस से दो बने और फिर सेल भी टूट के दो बन गई। और हमेशा ऐसा ही होगा, हर कैरियो के बाद में साइटो होगा, ऐसा ही होगा, हर कैरियो के बाद में साइटो होगा। और अगर हर कैरियो के बाद में साइटो होगा तो आपको दिखाई देगा ऐसे सर मास ऑफ द एंडोस्पर्म बन के तैयार होगा। अब मानसिक दिमाग का पॉइंट आएगा, सर ये वाला और ये वाला अलग अलग कैसे? मैं कहूंगा अलग अलग है, सिर्फ किस बेसिस पे कि पहले बनने का स्टेप क्या था। क्या बनते टाइम पे पहले रिपीटेड कैरियो हुआ है? हां, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा। नहीं सर पहले हर कैरियो के बाद साइटो हुआ है, भाई वो सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएगा। तो मैंने कहा ऐसे ही एंडोस्पर्म बनता है धतूरा में, पिटूनिया में, इसी तरह से एंडोस्पर्म बन के तैयार होता है। इसी तरह से एंडोस्पर्म बन के तैयार होता है धतूरा में और पिटूनिया में। आपके सामने है चीजें। उस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ने बना दिया एंडोस्पर्म। याद रखो, जायगोट एम्ब्रियो तब तक नहीं बनाएगा जब तक, जायगोट एम्ब्रियो तब तक नहीं बनाएगा जब तक कि एंडोस्पर्म बनके तैयार ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जायगोट को न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देगा और जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा तभी जायगोट बेटा जी यहां पे डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा। तो पहले आफ्टर द फर्टिलाइजेशन पहली जो चीज डेवलप होगी एक सीड में वो होगी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। और जब ये बन जाएगा उसके बाद जाके बेटा जी आपके सीड में एम्ब्रियो बनेगा। तो मतलब अभी ओव्यूल में जो घटना घटित हो रही है, अभी ओव्यूल सीड नहीं बना है चिंकी, अभी ओव्यूल सीड नहीं बना है, अभी ओव्यूल है, बट फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो पहला बदलाव आया है वो ये आया है, पहले एंडोस्पर्म बना है, किसी में ऐसे बना तो किसी में ऐसे बना बट एंडोस्पर्म बना। इसके बाद बनता है एम्ब्रियो, इसके बाद बनता है एम्ब्रियो।
पॉइंट है क्लियर सा आपके दिमाग में? पॉइंट है क्लियर मेरे भाई आपके दिमाग में कि कैसे क्या चीज हो रही है वो समझनी है आपको। चलेगा, ये भी आपका टॉपिक खत्म होता है। अब आप लोग एक बार एनसीईआरटी बुक की अच्छे से रीडिंग मारो। एनसीईआरटी बुक आपकी मैक्सिमम कवर अप हो चुकी है। अब मैं एंडोस्पर्म के बेसिस पे सीड के टाइप वगैरह पढ़ाऊंगा, जो कल आपके पेपर में क्वेश्चन भी आया था, एक्स एल्यूमिनियस और एल्यूमिनियस, वो भी टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके यहाँ पे। बट इस क्लास में सिर्फ इतना रखता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लंबा नहीं करूंगा आप लोगों का। आज मैंने आधे घंटे के 2 वीडियो आपको भेजे। 1 घंटे की अपनी लाइव क्लास होती है, 1 घंटे के मैंने आज आपको रिकॉर्डेड भेज चुका हूं। और लेट्स सी देखते हैं अगर शाम तक हमारी लाइव क्लास पॉसिबल होती है तो शाम को अपनी एक लाइव क्लास भी अरेंज करते हैं। चलेगा, थैंक यू बच्चा, ध्यान रखिएगा अपना।